नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत। पढ़ रहे हैं हम लोग पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विचारकों की श्रृंखला में जेरेमी बेंथम के बारे में। उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जेरेमी बेंथम का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। हालांकि बेंथम से पूर्व कई उपयोगितावादी विचारक हुए, जैसे कि प्रिस्टले, हचेसन, पेले, हॉलबैक। लेकिन बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, ये जो उनका प्रिय वाक्य था, उसको अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शासन पर निबंध में लिखा, और यही कारण है कि उन्हें राजनीति के क्षेत्र में, चूँकि उन्होंने इसे लागू किया, इसलिए उपयोगितावाद के प्रवर्तकों में, या हम कहें कि वास्तविक रूप से, व्यवहारिक रूप से राजनीति विज्ञान में उपयोगितावाद का प्रतिपादन करने के कारण बेंथम को उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। बेंथम ने यूँ तो कई पुस्तकें लिखी, जैसे कि फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, ऐसे ऑन पॉलिटिकल टैक्सेस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। लेकिन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वो शासन पर निबंध को कहा जाता है, ऐसे ऑन गवर्नमेंट, और इसी में उन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। आज हम पढ़ेंगे बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत। आप देख रहे हैं इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का विवेचन देखेंगे। नैतिकता की परंपरागत धारणा का खंडन। बेंथम ने नैतिकता की जो परंपरागत धारणा थी उसका खंडन किया है, क्योंकि तात्कालिक समय में यह माना जाता था कि ईश्वर की इच्छा जो है वो नैतिकता का आधार है, और जो कुछ ईश्वर की इच्छा या धर्मशास्त्र कहते हैं वही नैतिक है। इसके ठीक विपरीत कुछ लोग ऐसे भी थे जो ईश्वर की इच्छा को स्वीकार नहीं करते थे। ऐसे में बेंथम ने ईश्वर की इच्छा, प्राकृतिक कानून और अंतःकरण, इन सब को कपोल कल्पना स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगे या जिसको करने पर उसे सुख की प्राप्ति हो वही उपयोगी है। उसने यह स्वीकार किया कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख दुख दो प्रभावपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे, यह केवल वे ही निश्चित करते हैं। एक मनुष्य अपने शब्दों के द्वारा शासन से बचने का दिखावा भले ही करे, किंतु वास्तव में वह सदैव शासन के अधीन ही होगा। ऐसे में बेंथम इस बात को स्वीकार करता है कि जो नैतिकता की परंपरागत धारणा है वो स्वीकार नहीं की जा सकती, उसके स्थान पर सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाना चाहिए। इसके लिए वो कहता है कि कार्यों के उद्देश्य की बजाय परिणाम का महत्व। बेंथम किसी भी कार्य के उद्देश्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता, बल्कि उसके परिणाम को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। वह कहता है कि कोई भी कार्य किस उद्देश्य से किया जाता है इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व तो इस बात का है कि उस कार्य के परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ। यदि किसी कार्य को करने से हमें सुखद अनुभूति होती है तो वह कार्य हमारे लिए अच्छा है, उपयोगी है, और किसी कार्य को करने से हमें दुख की अनुभूति होती है तो वह कार्य गलत भी है और अनुपयोगी भी है। इसी सुख और दुख के मापन को करने के लिए वह सुख दुख के स्वरूप का प्रतिपादन करता है। उसने 15 प्रकार के सुख और 11 प्रकार के दुखों का वर्णन किया है। 15 प्रकार के सुख कौन से हैं? जैसे कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, संपत्ति से, मित्रता से, उत्तम चरित्र से, शक्ति, पवित्रता, परोपकार, बुद्धि, स्मृति, कल्पना, सत्संग,
इनसे होने वाले सुख जो हैं वो सरल सुख बताए हैं। इसी तरीके से इंद्रियों से प्राप्त होने वाले दुख, पीड़ा, शत्रुता, बदनामी, कल्पना, प्रत्याशा, साहचर्य, अशोभनीयता से जो उत्पन्न होने वाले दुख हैं उन्हें वह सरल दुखों की श्रेणी में रखता है। इन सुख दुखों के कुछ स्रोत भी बेंथम के द्वारा बताए गए हैं। वह कहता है कि 32 प्रकार की चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति की संवेदनशीलता को प्रभावित करती हैं। कौन सी हैं वे चीज़ें? स्वास्थ्य, ज्ञान की मात्रा, बौद्धिक क्षमता, मन का स्थिर होना, धार्मिक संवेदनशीलता, नैतिक संवेदनशीलता, आयु, पद, जलवायु, लिंग इत्यादि जो संवेदनशीलताएं चीज़ें हैं ये व्यक्ति की संवेदनशीलता को प्रभावित करती हैं। इसके लिए उसने सुख दुख के 5 स्रोत बताए हैं। आप देख रहे हैं इसमें प्राकृतिक, नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक। जब कोई सुख या दुख प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है तो वह प्राकृतिक सुख या दुख कहलाता है। इसी तरह कोई सुख या दुख राजनीतिक व्यवस्था या कानून के कारण मिलता है तो वह राजनीतिक सुख या दुख कहलाता है। जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा कार्य करने पर प्राप्त होता है तो वह नैतिक सुख या दुख कहलाता है। जब किसी कार्य को करने पर समाज के द्वारा हमें पुरस्कृत या दंडित किया जाता है तो यह सामाजिक सुख या दुख होता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार या धर्म विरुद्ध कार्य करने पर जो सुख या दुख प्राप्त होता है वह धार्मिक सुख दुख कहलाता है। अब बेंथम कहता है कि विभिन्न जो सुख होते हैं उनमें गुण का नहीं परिणाम का भेद होता है। कैसे? वह कहता है कि विभिन्न सुख एक दूसरे से कम अथवा अधिक हो सकते हैं किंतु गुण में भिन्न नहीं होते। अब हम जैसे कि कहें कि काव्य का आनंद भोजन के आनंद से अच्छा है तो इसका अर्थ क्या होगा कि वह भोजन के आनंद से उसकी मात्रा अधिक है। यदि हमें सुखों के बीच गुणात्मक भेद स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उपयोगिता अच्छाई का मापदंड नहीं रहेगी और हमें अच्छाई का अन्य कोई मापदंड देखना पड़ेगा। इसीलिए बेंथम ये स्वीकार करता है कि कोई भी सुख जो हैं उनमें गुण नहीं बल्कि परिणाम जो हैं, परिमाण जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लिए वो एक आनंद मापक पद्धति का प्रयोग करता है। अब वो कहता है कि सुख और दुख इनका मापन कैसे किया जाए तो इसके लिए आनंद मापक पद्धति को उसने स्वीकार किया है। इसके लिए वह 6 बातों पर ध्यान देता है जैसे कि तीव्रता, अनिश्चितता, निकटता, दूरी, उत्पादकता, विशुद्धता। अब वो कहता है कि व्यक्ति के सुख दुख के मापन के लिए आवश्यक है कि उसकी तीव्रता को मापा जाए, अवधि को देखा जाए, निश्चितता, निकटता, उस दूरी से, उस सुख या दुख से निकटता या दूरी, उत्पादकता और विशुद्धता। इनके आधार पर गणना करने के बाद जो अंक प्राप्त होंगे उन्हें हमें स्वीकार करना होगा कि वह कार्य जो है वो हमारे लिए उपयोगी है अथवा अनुपयोगी है। जब वो कहता है कि जब समस्त सुखों के मूल्यों को एक तरफ और समस्त दुखों के मूल्यों को दूसरी तरफ एकत्र कर लेने के बाद में जब एक को दूसरे से घटाया जाए और अगर सुख शेष रह जाता है तो फिर इसका मतलब है कि अमुक कार्य जो है वो ठीक है। लेकिन यदि दुख शेष रह जाए तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि अमुक कार्य ठीक नहीं है। तो इस प्रकार उसने आनंद मापक पद्धति के माध्यम से सुख दुख को मापने का प्रयास किया है। कानून निर्माण के क्षेत्र में उपयोगिता के सिद्धांत का प्रयोग किस प्रकार से किया है? बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत को केवल व्यक्तिगत आधार पर स्वीकार नहीं किया है बल्कि उसने इसे जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करने की बात कही है। विशेषकर विधि निर्माण में इसे अपनाने पर बल दिया है। सामूहिक जीवन में क्या किया जाए इसका निर्धारण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत पर ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत को एक
सार्वभौम सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। वह कहता है कि मानवीय आचरण की जितनी भी व्याख्याएं हैं वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगिता के सिद्धांत पर ही आधारित है। उपयोगितावाद का सिद्धांत बेंथम के अनुसार सुनिश्चित है और इसे प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए यदि हम मानवीय संबंधों के संचालन को एक सुव्यवस्थित रूप देना चाहते हैं तो हमें उपयोगितावाद के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा, तभी यह सब कुछ संभव होगा। हालांकि बेंथम के द्वारा जो उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया उसे उन्हीं के शिष्य जॉन स्टुअर्ट मिल ने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया और उन्होंने उसमें कतिपय संशोधन किए हैं। वो संशोधन कौन से हैं? पहला है विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद भी स्वीकार करना। जैसा कि हमने बेंथम के सिद्धांत को पढ़ा कि बेंथम ने गुणात्मक नहीं बल्कि परिमाणात्मक सिद्धांत भेद को स्वीकार किया है ना। उसने कहा, बेंथम क्या कहता है, यदि सुख की मात्रा बराबर है तो पुष्पिन नामक बच्चों का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितनी की कविता। लेकिन यहाँ मिल क्या कहता है, वो कहता है कि विभिन्न सुखों में गुणात्मक अंतर भी किया जाना चाहिए। इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि कुछ प्रकार के सुख अन्य प्रकार के सुखों से अधिक वांछनीय और महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि कविता से प्राप्त होने वाला सुख जो है वो पुष्पिन के खेल से प्राप्त सुख से उच्च और श्रेष्ठ है। तो यह बात स्पष्ट है कि योग्य और अनुभवी व्यक्ति निम्न सुखों की अपेक्षा जो श्रेष्ठ सुख होते हैं उनकी आकांक्षा करते हैं। तो मिल ये कहता है कि मात्रात्मक या परिमाणात्मक भेद के साथ साथ सुखों के गुणात्मक भेद को स्वीकार करने से ही उपयोगितावादी सिद्धांत को मानवीय स्वरूप दिया जा सकता है। दूसरा जो संशोधन किया है वह है मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख। बेंथम ने जिस उपयोगितावादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया उसमें वह क्या कहता है कि मनुष्य अपना सुख चाहता है, अर्थात मनुष्य अपने पर केंद्रित है और उसका अंतिम लक्ष्य जो है वो स्वयं का सुख है। उसे दूसरे के सुख या दुख से कोई मतलब नहीं है। जबकि मिल संशोधन करते हुए कहता है कि दूसरे का सुख जो है वो भी एक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और होता भी है। व्यक्ति को सदैव अपने सुख की ही नहीं सोचना चाहिए, और जब व्यक्ति अपने सुख की सोचेगा तो ऐसे में वो स्वार्थी कहलाएगा। लेकिन जब वह दूसरे के सुख के बारे में सोचेगा तो वह अधिक मानवीय दृष्टिकोण को स्वीकार करेगा। हालांकि मिल ने यह जो प्रतिपादन किया है वह उपयोगितावाद के मूलभूत सिद्धांत के प्रतिकूल कहा जा सकता है। अगला जो संशोधन है वह है सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना। बेंथम ने जो स्रोत बताए हमने पढ़े थे, प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक। ये सब क्या है? बाहरी स्रोत हैं। लेकिन मिल कहता है कि इसके अतिरिक्त कुछ आंतरिक स्रोत भी होते हैं, जैसे कि कर्तव्य भावना। वो कहता है कि जब कोई अनुचित कार्य करते हैं तो उससे हमारी भावनाएं चोटिल होती हैं, और जब कोई हम अच्छा कार्य करते हैं तो उससे हमें अंदरूनी सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मनुष्य की भावनाएं जो होती हैं वो भी सुख और दुख का स्रोत मानी गई हैं। अगला जो संशोधन किया है मिल ने, स्वतंत्रता साधन नहीं वरन साध्य। बेंथम ने वस्तुओं के संबंध में एक अलग ही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, और वह स्वतंत्रता और उपयोगिता में स्वतंत्रता को कम, उपयोगिता को अधिक स्थान देता है। जबकि मिल ये मानता है कि स्वतंत्रता अपने आप में साध्य है। बेंथम क्या कहता है? स्वतंत्रता एक साधन है।
साध्य क्या है? उपयोगिता। लेकिन यहाँ मिल क्या कहता है कि स्वतंत्रता जो है वो वास्तव में एक साध्य है और उसकी प्राप्ति के लिए उपयोगिता साधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास जो है वही सर्वोपरि होता है और अगर यह विकास करना है तो इसके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाना चाहिए। अगला संशोधन है इतिहास व परंपराओं का महत्व। बेंथम ने उपयोगितावाद की सार्वभौमता का प्रतिपादन किया। उसने यह माना कि उपयोगिता का सिद्धांत जो है वो समस्त विश्व पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन मिल जो है वो यथार्थवादी है, व्यवहारवादी है और वह इस बात को स्वीकार करता है कि अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग इतिहास और परंपराएं होती हैं जिनका महत्व किसी भी मामले में अन्य बात से कम नहीं होता। ये इतिहास और परंपराएं जो हैं वो विशेष चारित्रिक विशेषताओं को जन्म देती हैं, इसलिए कोई भी राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती जो सभी जातियों के लिए एक समान रूप से अनुकूल हो सके। इस तरह मिल ने मानव जीवन के सम्मुख एक आदर्शवादी लक्ष्य रखकर विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद को भी स्वीकार कर बाहरी तत्वों के साथ आंतरिक तत्वों को सुख और दुख का स्रोत मानकर उपयोगितावाद को अधिक मानवीय स्वरूप प्रदान किया है। इस प्रकार मिलने के विचारों से उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि अब सुख को नहीं वरन सुख के स्रोत को महत्व देने लग जाते हैं। उच्च और निम्न सुख की धारणा जो है वो मानवीय जीवन के अनुरूप है, क्योंकि इससे यह विचार प्रतिपादित होता है कि मानव होने के नाते हमें मात्र सुख ही नहीं वरन गुणों की भी आवश्यकता होती है। बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत जो है वो केवल सुखवाद और भौतिकतावाद का प्रतिपादन करता है और मिल का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है जो उसने संशोधन किया है उसमें वह नैतिक तत्वों का भी समावेश करता है।